तैयारी इलेक्शन की एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए ऐसे सेक्टर्स और शेयर्स को आइडेंटिफाई करें जो उनके लिए वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं देवर्ष वकील जो डेप्यूटी हेड ऑफ रिटेल रिसर्च हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, और नरेंद्र सोलंकी जो हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। धन्यवाद। पहली चीज जो देवर्ष जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बाजार इन चुनावों को कैसे रीड कर रहा है। क्या बाजार चुनावों के नतीजे को पहले ही फैक्टर इन कर चुका है? मतलब ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को इलेक्शन से कनेक्ट करते हुए? जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो वैसे तो हमेशा बाजार उसके लिए चिंतित होता है, थोड़ी अनिश्चितता हमेशा होती है। पर इस बार हमने देखा था कि स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए उसके बाद मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये जो राजनीतिक निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, वो रहने वाली है। भाजपा के पक्ष में एनडीए के रूलिंग गवर्नमेंट वापस पावर में आएगी, ऐसा मार्केट का मानना है। इसलिए काफी कुछ अनसर्टेनिटी कम हुई है, पर ये इवेंट तो है ही और इवेंट के लिए हमें तैयारी तो करनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपका क्या नजरिया है इस बार इलेक्शन को देखते हुए बाजार पर? कैसा आपको लग रहा है इस वक्त मार्केट? क्या बहुत ज्यादा खरीदारी आ चुकी है इलेक्शंस को देखते हुए, फैक्टर इन करते हुए रिजल्ट्स को? जी बिल्कुल। अगर आप इलेक्शंस को एक एज ए इवेंट देखें और उसकी बात करें तो जहाँ तक फैक्टर इन करने की बात है तो डेफिनेटली मार्केट ने फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुकी है मोस्टली कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है या फिर मोटा मोटी किस तरीके का रुझान रहने वाला है इलेक्शन के रिजल्ट्स का। हालांकि लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखो और एक बार आप भूल जाएंगे कौन सी पार्टी या क्या हो रहा है, तो लास्ट 5 या 6 इलेक्शंस का अगर आप डेटा देखेंगे तो जनरली मार्केट में ऑन एन एवरेज बेसिस प्री इलेक्शन रैली जनरली आती है और इलेक्शन का रिजल्ट एक शॉर्ट टर्म नी जर्क होता है इफ अगर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स डाउन द लाइन देखें तो मार्केट जनरली अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो एक बस अपने को शॉर्ट और मीडियम टर्म में इलेक्शन रिजल्ट अगर कोई सरप्राइज आया इन केस तो एक थोड़ा नी जर्क मिलता है। अदरवाइज मार्केट का लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो इकोनॉमी के बेसिस पे ही रहती है और फिर मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट कर लेती है जो भी रिजल्ट आता है। लेकिन डेफिनेटली ये वाले इलेक्शंस में मार्केट ने मेजोरिटी फैक्टर इन कर लिया है गवर्नमेंट के आने के हिसाब से, प्लस जो हमको बजट में देखने को मिला जिस हिसाब का पॉलिसी अनाउंसमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो पब्लिक सेक्टर से हो रहा है और जो सेगमेंट्स है जैसे डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज हो गया, इवन रूरल सेगमेंट में एग्रीकल्चर के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर्स है, तो ये सब जो फोकस सेक्टर्स और कंपनीज है यही जो अभी परफॉर्म करी है वही आगे जाके भी यही सेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे परफॉर्म करना। बिल्कुल। सर, आपकी इस कमेंट्री से मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, वो आपसे मैं समझूंगा भी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका चुनाव का जिन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बार देवर्ष जी से ये समझना चाहता हूं कि सर कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो, या थीम्स आप बताना चाहें, जो इलेक्शंस में अगर ये गवर्नमेंट वापस पावर में रिटर्न में आती है, वापस यही गवर्नमेंट बनती है, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा? देवर्ष जी आपसे समझना चाहेंगे ये। जी, तो ये जो गवर्नमेंट है उसका फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। तो अगर ये जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट वापस आती है तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग पे फोकस रहेगा। वहां पे फर्दर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की होप्स रहेगी और उसके पीछे वहां पे एक तेजी जो चालू है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र सर, आपके पास एक बार आना चाहूंगा मैं ये समझने के लिए, जो हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते जाते रहते हैं, थोड़ा एक निज़क रिएक्शन रहता है, लेकिन उसके बाद वो सेक्टर्स चलते रहते हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी नज़र में है जो इम्पैक्ट नहीं होता है जिन पर इलेक्शंस का? जी जनरली जो ऐसे सेक्टर जिनमें पॉलिसी इंटरवेंशन काफी कम होती है या फिर जिनको पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अपना कंजम्पशन हो गया, एफएमसीजी हो गया, थोड़ा बहुत अगर कंज्यूमर्स में देखें तो फाइनेंशियल हो गया, ड्यूरेबल्स हो गया, ये टाइप के सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं और थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म इनिशियल जरूर आता है लेकिन इकोनॉमी को पैक करके और ये लॉन्ग टर्म जो स्टोरी होती है उसको इंटैक्ट रखते हुए अपने ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं। तो ये थोड़े स्टेबल्स और इनको आप डिफेंसिव सेक्टर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है ओवर लॉन्ग टर्म। इसलिए ये सेक्टर्स जनरली होते हैं जो इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल। अब वक्त आ गया है पोर्टफोलियो मेकिंग का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कौन से शेयर्स चुने जाएं,
तो हम अपने गेस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त कि आप उनके लिए कुछ ऐसे 2 या 3 शेयर्स चुन के बताएं जिनमें आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिनमें आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि वो आगे के समय में अगले 4-5 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देवर्ष जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप कौन से शेयर्स चुनकर लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, तो जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे हमें काफी आगे बढ़त की आशाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो लार्सन एंड टूब्रो है। उनका बहुत सालों का एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा उन्होंने रिटर्न्स दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो अगर नई सरकार आएगी उसमें यही सरकार रिपीट होती है तो FY25 में इनको बहुत सारे नए ऑर्डर्स मिलेंगे और बेटर मार्जिन के साथ मिलेंगे। उन्होंने सिग्नल भी किया है कि आगे जाके जो ऑर्डर्स आएंगे उससे उनकी मार्जिन की एक्सपेंशन होगी। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सेगमेंट में मार्जिन बॉटम आउट हो चुकी है, तो आगे जाके मार्जिन इंप्रूव होने के कारण उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी और गवर्नमेंट का नए बजट के बाद, नई सरकार के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से हमने पहला स्टॉक ये चुना है कि आप लार्सन एंड टूब्रो में यहाँ से, और जैसे जैसे थोड़ी गिरावट आती है इसको एक्यूमुलेट करें। हमारा 4238 का टारगेट है, तो आज के प्राइस से मुझे लगता है कि अभी एक साल में 25 से 26% का अपसाइड अभी भी बाकी है। तो लार्ज कैप में पहला मेरा पिक रहेगा कि लार्सन एंड टूब्रो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कीजिए। नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे ये समझने के लिए कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो, आपके जो सिलेक्शन है पोर्टफोलियो का, उसमें कौन से शेयर्स हैं जो आप दर्शकों के लिए चुनकर लाए हैं और क्या रिसर्च उसके पीछे है? जी, सबसे पहला हमारा जो लार्ज कैप में स्टॉक है वो है आईटीसी लिमिटेड। जैसा कि आपको और दर्शकों को सबको पता है, आईटीसी काफी बड़ी कंपनी है और काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसका सिगरेट्स में ही नहीं बल्कि कंज्यूमर और एफएमसीजी स्पेस में भी काफी बड़ा कारोबार है। इवन अगर आप रूरल मार्केट की तरफ ध्यान दें तो रूरल में रूरल कंजम्पशन और एग्री से रिलेटेड जो इसका बिजनेस है, प्लस होटल्स का भी जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छा है कंपनी का और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो एक काफी बड़ी कंपनी जो कि डाइवर्सिफाइड है, ये हमारी पिक रहेगी। इसमें अगर आप एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो हमारा ये मानना है कि जो ओवरऑल जो नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। और बिकॉज अब इलेक्शन भी काफी करीब है और इलेक्शन के बाद हमें लगता है कि जो रूरल कंजम्पशन है वहां पे थोड़ा सा पिकअप हमको देखने को मिलेगा। प्लस जो कंपनी का एग्री बिजनेस है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन और बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स में कंपनी को प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन गिर रहा है तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कर्व्स हटेंगे और इलेक्शन के बाद एग्री बिजनेस भी काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और होटल बिजनेस तो कंपनी का ग्रो कर ही रहा है, तो इसमें डेफिनेटली नेगेटिव्स है वो प्राइस्ड इन है हमको लग रहा है। और आगे काफी अच्छा ग्रोथ रनवे हमको दिख रहा है। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 530 रुपीज का है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, एक एक सलाह मैं आपसे लेना चाहता हूं रिटेल निवेशकों के लिए, ये क्योंकि इस वक्त सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं। तो इस वक्त जो शेयर्स उनके पास हैं उनमें क्या करना चाहिए? अगर अच्छे लार्ज कैप मिड कैप शेयर्स हैं उनमें क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करके बैठे रहना चाहिए या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा पैसा जो है वो एंजॉय कर लें? जी, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका गोल आपने क्या सेट किया था जब इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो अगर आपका गोल था थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए था तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहें तो बेशक कर सकते हैं। अगर आपका इमीडिएट में कोई कंजम्पशन का प्लान है तो उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा पार्शियली। लेकिन अगर अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है और इसको होल्ड करके और आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं अपने पोजिशन में। ओके। नरेंद्र सर, इस एडवाइस के लिए बहुत शुक्रिया। देवर्ष, आपके पास क्या कोई और भी शेयर्स हैं जो आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो उनका एजेंडा है वो ग्रोथ का है और ग्रोथ के विजिबल जो ग्रोथ दिखता है वो रोड और हाईवे से बनता है। तो जो रोड कंस्ट्रक्शन में कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, वहां पे भी हमने एक रिपोर्ट इशू किया है। हमें लगता है कि ये जो दूसरे सेगमेंट्स हैं जैसे इरिगेशन है, माइनिंग डेवलपमेंट है, रेलवेज है, वहां पे भी डाइवर्सिफाई करके अपार्ट फ्रॉम द रोड कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अभी उनका काफी बड़ा ऑर्डर बुक है जो अगले 1.5 साल का हमें विजिबिलिटी देता है और इलेक्शन के बाद हमें लगता है कि काफी नए ऑर्डर्स
मिलेंगे। इनकी बहुत अच्छी रोबस्ट बैलेंस शीट है और उनका एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब नए ऑर्डर आएंगे तो ये यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हमने उसको 15 टाइम्स मार्च 26 के अर्निंग्स पे अगर हम उसको वैल्यू करते हैं तो 337 जितना हमारा टारगेट आता है। तो वो यहाँ से आज की तारीख से करीबन 28 से 30% ऊपर का टारगेट आ रहा है। तो दूसरा एक स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन, मैं इन्वेस्टर्स को नीचे एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। और जो लास्ट थर्ड जो स्टॉक है जो मैंने बात की कि अगर ग्रोथ आनी है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे पैसे स्पेंड करने हैं तो वो कहाँ से आएंगे, वो बैंकिंग से आएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है, जो फेडरल बैंक है, वो टेक्नोलॉजिकली लीडर है। वहां पे उनके जो फिनटेक्स के साथ टाइप्स है, जो उनका इकोसिस्टम है पूरा, उसके कारण उनका मार्केट शेयर में गेन आ रहा है। उनके जो हाई यील्ड सेगमेंट्स है वहां से बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है। हमें लगता है कि 1.4 टाइम का जो उनका टारगेट है FY25 का ROA का, वो अचीव होगा। अभी CEO के सक्सेशन का एक इश्यू है, उसके कारण 2-3 महीने में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये अनसर्टेनिटी में आप फेडरल बैंक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से 1.4 टाइम अगर बुक को हम वैल्यू करते हैं तो 190 का एक टारगेट आता है। तो एक्यूमुलेट करने के लिए फेडरल बैंक, KNR कंस्ट्रक्शन और L&T, 3 स्टॉक मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो 3 शेयर देवर जी की तरफ से आए हैं बेहतरीन शेयर के रिसर्च के साथ। और नरेंद्र सर, आपने अभी तक 1 शेयर दिया है, क्या और कोई भी शेयर आप अपनी पोर्टली में लेकर आए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल, हमारा जो दूसरा शेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सेगमेंट से है। कंपनी लास्ट ईयर IPO लेके आई थी और कंपनी का नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अबाउट 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो मिड कैप स्टॉक है ये। और कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में है। कंपनी ने लेटेस्ट में जो लिक्विड लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं उसमें भी कंपनी ने फोरे करना स्टार्ट किया है। और कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ में विश्वास रखती है। और लेटेस्ट में अगर लिक्विड लॉजिस्टिक्स में देखो तो कंपनी ने काफी सारा कैपेसिटी एक्सपेंशन स्टार्ट किया है उन्होंने। और इसके अगर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और आगे जो इसके केपेक्स प्लान है वो भी ऑलमोस्ट अपने जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको एग्रेसिवली ग्रो करने का कंपनी के प्लान्स है। और अगर ओवरऑल इंडिया एज ए इकोनॉमी देखें तो इंडिया का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया का जो हम GDP का बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होना है, तो इसमें पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स को एक बहुत ही अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों ही सेगमेंट में ये काफी क्रूशियल रोल अदा करते हैं। तो इनका जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी से इन सिंक रहने ही वाला है। और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी डेफिनेटली इनका भी पार्टिसिपेशन एग्रेसिवली बढ़ेगा। और आज की डेट में इंडिया में लार्ज स्केल पे बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से JSW इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द कंपनीज है। इसमें जो हमारा मीडियम टर्म में टारगेट है वो 290 रुपीज का है। तो इसमें आप निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल। देवर जी और नरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी वैल्यूएबल रिसर्च के लिए। आपने रिटेल इंडस्ट्री की पूरी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी। फिलहाल इस खास सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही रखेंगे। इस सीरीज के बाकी एपिसोड आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी शेयर या सेक्टर में इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।